नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, आज का ये वीडियो मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट का 5वां और अंतिम वीडियो है। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो को समझने के बाद आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है और अगर करेंट और कैपिटल अकाउंट को जब हम जोड़ते हैं तो जो बैलेंस होता है उसको किस रूप में दिखाते हैं। इस वीडियो में दोस्तों मैं ये भी आपको सिखाने वाला हूं जो कि लोगों को समझ में नहीं आता कि अंत में मॉनेटरी मूवमेंट क्या है, इंटरनेशनल लिक्विडिटी अकाउंट क्या है। इसमें मॉनेटरी मूवमेंट क्या होता है, जिसमें आप देखते हैं इसके दो पार्ट है। एक है इसमें आईएमएफ का ट्रांजैक्शन जिसमें आप पढ़ते हो परचेज, क्रय, रीपरचेज, पुनर्क्रय और नेट। और मॉनेटरी मूवमेंट का जो सेकंड पार्ट है वो है इंक्रीज, और वहां पे जो साइन देखिएगा इंक्रीज पे वो माइनस लगा हुआ है जो आपको थोड़ा सा हैरान और परेशान करेगा। और फिर डिक्रीज साइन है पॉजिटिव, जरा ध्यान रखिएगा, इन रिजर्व, और इन दोनों ए और बी को मिला के हम कहते हैं टोटल रिजर्व मूवमेंट। तो आखिर में ये क्या होते हैं, किस तरीके से आईएमएफ का आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट से लेना देना है। तो पूरे वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए और दिग्विजय इकोनॉमिका को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिग्विजय इकोनॉमिका को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इकोनॉमिक रिलेटेड सबसे ऑथेंटिक, सबसे सुटेबल, सबसे बेहतरीन वीडियो और मटेरियल हम देने का कर रहे हैं प्रयास। दोस्तों, अब तक आप सीख चुके हैं कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है इसमें बड़े बड़े दो अकाउंट हैं। एक तो है करेंट अकाउंट, दूसरा है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट किसी भी इकोनॉमी की इनकम जनरेशन पावर को दिखाता है। यह दिखाता है कि आप कितना इनकम जनरेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डॉलर। आप कितना ज्यादा गुड्स का एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कितना ज्यादा सर्विसेज का एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कितना ज्यादा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लोग जो आपके यहां हैं या फिर आपके जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में वो कितना पैसा आपको भेज सकते हैं, या आपकी कंपनियां कितनी एफिशिएंट है कि जो आपको पैसा कमा के दे सकती हैं। कुल मिलाजुला के करेंट अकाउंट दिखाता है किसी इकोनॉमी की इनकम जनरेशन पावर को। वहीं पे जो कैपिटल अकाउंट है वो दिखाता है किसी इकोनॉमी की बारोइंग और लैंडिंग कैपेसिटी को। यह दिखाता है कि कोई देश कितना ज्यादा लोन दे सकता है, यह दिखाता है कि कोई देश कितना ज्यादा लोन दे सकता है। यह भी दिखाता है कि किसी इकोनॉमी में कितनी फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनियां आ रही हैं और इनके से कितने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इनकी कंपनियां फॉरेन में जा रही हैं। सबका ये मॉनेटरी मूवमेंट दिखाता है। और मैं बार बार आपसे कह चुका हूं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का एवरी अकाउंट एंड सब अकाउंट रिप्रेजेंट ट्रांजैक्शन। प्रत्येक खाता और उप खाता लेन और देन दोनों को ही दिखाएगा। तो दोस्तों, यहां पे मैं ये आपको समझाने वाला हूं। यहां तक मैं बिल्कुल क्लियर कर चुका था पिछले वीडियो में कि करेंट अकाउंट भारत में डेफिसिट होता है। इसका रीजन है कि भारत में जो ट्रेड अकाउंट है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, वो बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है। लेकिन इनविजिबल के पॉजिटिव होने की वजह से हमारा करेंट अकाउंट में घाटा थोड़ा सा कम हो जाता है, नहीं तो ये और भी बड़ा होता। तो कुल मिला जुला के मेरे वहां करेंट अकाउंट डेफिसिट है। लेकिन अगर आप कैपिटल अकाउंट में देखेंगे तो यह दिखाता है बारोइंग और लेंडिंग को। तो जो कैपिटल अकाउंट का जो अगर आप देखना चाहें बैलेंस, तो कैपिटल अकाउंट जो बैलेंस होगा वो क्या होगा, ये होगा बारोइंग माइनस लेंडिंग ऑफ कैपिटल। हम कितना कैपिटल बारो कर रहे हैं, कितना लेंड कर रहे हैं, ये बारोइंग और लेंडिंग ऑफ कैपिटल को दिखाएगा। आप समझ रहे हैं कि जो हमारे वहां बारोइंग कैपेसिटी है इंडिया में वो ज्यादा है, मतलब हम लोन ज्यादा लेते हैं। हमारे वहां रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से एफडीआई ज्यादा आता है, हमारे वहां रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से एफपीआई ज्यादा जाता है, हमारे वहां एनआरआई लोग पैसा जमा ज्यादा करते हैं। लेकिन इनकी उल्टा लोन हम देते कम है, एफडीआई हमारे वहां से ज्यादा कम जाता है। इसी तरीके से जो है एनआरआई डिपॉजिट कम होते हैं। तो कुल मिला जुला के हमारी बारोइंग है ज्यादा और लेंडिंग है कम। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लूं कि हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो कैपिटल इंपोर्ट करते हैं या फिर बोरो करते हैं, मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल है, वो है 2500 बिलियन डॉलर का। और अगर हम जो लेंड करते हैं वो सिर्फ 1000 बिलियन डॉलर का है, तो कुल मिला जुला के क्या हो जाएगा, 1500 बिलियन डॉलर। ये आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा या फिर सरप्लस हो जाएगा। कुल मिला जुला के आप समझिए कि भारत का जो कैपिटल अकाउंट बैलेंस होता है वो सरप्लस होता है, और ये दिखाता है कि आप ज्यादा लोन लेने में दक्ष हैं, आप लोन देते कम है। अब बहुत ध्यान से समझिए,
जितने भी एलडीसीज को आप देखोगे, कम विकसित देशों को देखोगे, वहां पे कैपिटल अकाउंट आपको जनरली जो है पॉजिटिव दिखाई देगा। इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन बहुत अच्छी है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये लोग उधार लेते ज्यादा हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की इनके वहां कंपनियां आती ज्यादा हैं, लेकिन ये जो है उधार दे कम पाते हैं। इनके वहां मल्टीनेशनल कंपनियां कम है, वो जा कम पाती हैं। तो कुल मिला जुला के आप समझिए भारत जैसे देशों में जो कैपिटल अकाउंट है वो पॉजिटिव हो जाता है। और ये पॉजिटिव होना कोई बहुत ज्यादा आपको हैप्पी करने वाला इवेंट्स नहीं है। अगर करेंट अकाउंट आपका पॉजिटिव रहे तो ये आप फील गुड कर सकते हो, आप अपने कैलिबर को एफिशिएंसी को कर सकते हो कि हमारा कैलिबर एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। लेकिन कैपिटल अकाउंट का जो ये सरप्लस है ये कहीं से नहीं दिखाता है कि आप बहुत ज्यादा कैलिबर वाले इनकम जनरेशन, ये दिखाता है कि आपने बहुत ज्यादा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से लोन ले लिया है और दे कम पाए। तो भारत की बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन क्या है? करेंट अकाउंट डेफिसिट और कैपिटल अकाउंट सरप्लस। एक प्रश्न आईएएस में पूछा गया था, प्रीलिम से मुझे याद आ रहा है, और एक बड़ा अच्छा प्रश्न था। जरा उसको जरा एक बार आप देखिए तो बहुत क्लियर कट आपको कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि एक इकोनॉमी की बेहतर है, इसकी परिकल्पना बैलेंस ऑफ पेमेंट को देख के की जा सकती है। एक बेहतर, जैसे मान लीजिए कोई डेवलप्ड इकोनॉमी है और एक बेहतर इकोनॉमी है, तो उस डेवलप्ड या फिर जो है बेहतर इकोनॉमी की, मान लीजिए जो इकोनॉमिक रूप से बहुत अच्छी है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो मान लीजिए कि वो डीसीज आप कह सकते हो या फिर अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट पे आपको चेक करना है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में विकल्प ये दिया है कि करेंट अकाउंट सरप्लस एंड कैपिटल अकाउंट डेफिसिट, पहला विकल्प। बी, करेंट अकाउंट सरप्लस एंड कैपिटल अकाउंट सरप्लस। फिर सी, करेंट अकाउंट डेफिसिट एंड कैपिटल अकाउंट सरप्लस। और डी, करेंट अकाउंट डेफिसिट एंड कैपिटल अकाउंट आल्सो डेफिसिट। अब कहा जा रहा है कि आप बैलेंस ऑफ पेमेंट के सिचुएशन को देख के ये बताइए कि एक बेहतर इकोनॉमी की क्या दशा हो सकती है, जो मान लीजिए जो डेवलप्ड है, विकसित कोई देश है, उसकी सिचुएशन को आपको बताना है। आप जरा सोचिए इस चीज को। अगर कोई इकोनॉमी बहुत इफिशियंट है, डेवलप्ड है, बेहतर है, तो उसकी जो है एक्सपोर्ट करने की, गुड्स की, सर्विसेज की ज्यादा होगी। तो ऐसे में जो उसका करेंट अकाउंट है दोस्तों, वो करेंट अकाउंट क्या हो जाएगा? सरप्लस हो जाएगा, पहली चीज। लेकिन यहां पर देखिए करेंट अकाउंट सरप्लस एक दूसरा विकल्प दिया हुआ है, बी भी दिया है, और यहां पे है कैपिटल अकाउंट सरप्लस। तो क्या एक बेहतर इकोनॉमी की कैपिटल अकाउंट सरप्लस होगी क्या? डेवलप्ड इकोनॉमी है, कोई जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बेटर कर रहा है, क्या उसकी कैपिटल अकाउंट सरप्लस होगी क्या? आप बताइए। नहीं। अगर आप किसी एक बेहतर इकोनॉमी की बात करो जो इकोनॉमिक रूप से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो उसकी कैपिटल अकाउंट डेफिसिट होनी चाहिए, जो दिखाता है कि वो इकोनॉमी लेंडिंग ज्यादा करती है कैपिटल की और बोरोइंग कम करती है। तो अगर लेंडिंग ज्यादा और बोरोइंग कम है, तो ऐसे में जो ये इकोनॉमी होगी वो कैपिटल अकाउंट में दिखाएगी डेफिसिट। और कैपिटल डेफिसिट होना एक बेहतर लक्षण है। लाइक एग्जांपल, मान लो कि मैंने किसी को 10 लाख रुपए लोन दे दिए, तो जब मैं किसी को 10 लाख रुपए लोन देता हूं तो मेरे अकाउंट में डेफिसिट दिखाता है, लेकिन जिसको मैं दिया हूं उसको क्रेडिट दिखाता है। लेकिन बेहतर सिचुएशन में हूं मैं, तो एक बेहतर इकोनॉमी में क्या होगा? करेंट अकाउंट सरप्लस होगा दोस्तों, और कैपिटल अकाउंट डेफिसिट, ये विकल्प सही होगा। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक एडवर्स इकोनॉमी है, खराब इकोनॉमी है, जैसे मान लीजिए कोई एक अल्प विकसित कमजोर इकोनॉमी है, उसका लक्षण आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट पर देख के बताना है, और यही विकल्प एबीसीडी दिए। तो यहां पे जो विकल्प होगा दोस्तों कि जब इकोनॉमी की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बेटर नहीं है, आप एलडीसी की बात कर रहे हो, कम विकसित है, तो इसका मतलब है कि वो एक्सपोर्ट गुड्स का ज्यादा नहीं कर पाएगा, सर्विसेज का नहीं कर पाएगा, इंपोर्ट ज्यादा करेगा, और दूसरी तरफ से वो पूंजी को ज्यादा उधार लेगा, मतलब बारोइंग ज्यादा करेगा। तो करेंट अकाउंट क्या हो जाएगा? डेफिसिट, और कैपिटल अकाउंट क्या होगा? सरप्लस। तो ऐसे में क्या होगा? करेंट अकाउंट डेफिसिट हो जाएगा और कैपिटल अकाउंट सरप्लस। ये जो है एक एलडीसी की या कम विकसित देश की विशेषता है, यहीं पे एक डेवलप्ड कंट्री की विशेषता है। ये प्रश्न देखिएगा आप यूपीएससी में, आईएएस में, प्रीलिम्स में पूछा गया था। तो आप बहुत ध्यान से इन चीजों को आप समझिए कि अगर ये आप समझ चुके हो तो मैं आपको फिर से बताऊं इसी चीज को कि अगर कोई इकोनॉमी कमजोर इकोनॉमी है,
अविकसित है, जिसका विकास उतना तेजी से नहीं हो पा रहा है, तो आप देखेंगे उसका करेंट अकाउंट डेफिसिट होगा और कैपिटल अकाउंट सरप्लस होगा। लेकिन अगर कोई दक्ष इकोनॉमी है तो दक्ष इकोनॉमी में आप देखेंगे ये सिचुएशन क्या मिलेगी कि उसकी जो कैपिटल जो अकाउंट है वो डेफिसिट में होगा, क्योंकि वो दिखाता है कि वो ज्यादा लेंडिंग कर रहा है, बारोइंग कम कर रहा है। तो आप इस बात को समझ गए क्या मैं क्या कहना चाहता हूं। करेंट अकाउंट सरप्लस किसका होगा? डेवलप्ड कंट्री या बहुत इफिशिएंट कंट्री होगा। और जो है करेंट अकाउंट डेफिसिट किसका होगा? एक कमजोर देश होगा, एक अल्पविकसित देश होगा। और जो एलडीसीज होंगे, कमजोर देश होंगे, उनकी कहीं ना कहीं कैपिटल अकाउंट आप देखोगे सरप्लस में होगा, क्योंकि वो दिखाता है कि लोन ज्यादा ले पाता है। ये चीज हो गया। तो अब कुल मिला जुला के यहां पे दो तस्वीर हमारे सामने आ गई कि करेंट अकाउंट पता लग गया क्या है और कैपिटल अकाउंट। जैसे मान लीजिए कि मैंने इंडिया के सेंस में बताया कि करेंट अकाउंट सरप्लस है, सॉरी डेफिसिट है। मान लीजिए इंडिया की सिर्फ बात करें, करेंट अकाउंट क्या है? डेफिसिट है। और ये करेंट अकाउंट जो डेफिसिट है, मान लीजिए कि ये है 1500 बिलियन डॉलर का। और भारत का जो कैपिटल अकाउंट है वो सरप्लस है, कैपिटल अकाउंट है वो सरप्लस है। और ये मान लीजिए कि ये सरप्लस है 2500 बिलियन डॉलर का। अब देखिए ये सिचुएशन आ गया करेंट अकाउंट का, ये आ गया दूसरा कैपिटल अकाउंट का। अब अगर हम इन दोनों को जोड़ दें दोस्तों, करेंट अकाउंट इसके बैलेंस को जोड़ दें और इसके बैलेंस को जोड़ दें, तो ये पूरा बैलेंस आप पेमेंट नहीं दिखाएगा, पूरा जो बैलेंस आप पेमेंट का एग्रीगेट है उसको दिखाएगा। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, क्या जोड़ दें? करेंट अकाउंट बैलेंस और प्लस इसी में जोड़ दें कैपिटल अकाउंट बैलेंस, तो ये दोनों मिला के बताएगा पूरे बैलेंस ऑफ पेमेंट के सिचुएशन को। तो भारत में क्या हो गया? -1500 और प्लस जो है 2500 बिलियन डॉलर, कुल मिला जुला के ये हो गया +1000 बिलियन डॉलर। अब देखिए ये जो टोटल दिखा रहा है वो 1000 बिलियन डॉलर का दिखा रहा है। अभी कोई प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि क्या ये बेहतर कैरेक्टरिस्टिक्स है, अच्छा लक्षण है? देखिए नहीं, कभी भी आप बैलेंस ऑफ पेमेंट को देखेंगे और उसके शेष को देख लेंगे, जो करेंट और कैपिटल अकाउंट का जोड़ है, तो उसको देख के आप कभी नहीं बता सकते हो कि इकोनॉमी की स्थिति क्या है। आप तब देख सकते हो जो इकोनॉमी के एक एक कंपोनेंट को दिखाया जाए। अगर किसी इकोनॉमी की टोटल बैलेंस ऑफ पेमेंट, करेंट और कैपिटल का जोड़ धनात्मक है और वो करेंट अकाउंट की वजह से पॉजिटिव है, तो ये बेहतर पहचान है, एक बेहतर लक्षण है, दिखाता है कि आपकी इनकम जनरेशन पावर ज्यादा है, आप एक्सपोर्ट ज्यादा करते हो, सर्विस के एक्सपोर्ट ज्यादा करते हो। लेकिन अगर किसी इकोनॉमी की बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो टोटल बैलेंस है वो पॉजिटिव है, बट वो करेंट अकाउंट की वजह से नहीं, वो कैपिटल अकाउंट की वजह से पॉजिटिव है। जैसे इंडिया में देखिए कि कैपिटल अकाउंट का सरप्लस है 2500 बिलियन डॉलर और जो करेंट अकाउंट का -1500। अगर ये सिचुएशन है कि 1000 बिलियन डॉलर सरप्लस है, तो ये कहीं भी बेहतर नहीं है, क्योंकि ये दिखाता है कि आप ऋण लेके घी पी रहे हैं। आपका ये कैपिटल अकाउंट का सरप्लस, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट को सरप्लस बना चुका है, वो कई तरह के प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेगा। इसकी वजह से आपका जो करेंट अकाउंट और डेफिसिट में होता जाएगा। क्यों? आप जितना ज्यादा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से लोन देंगे उतना ज्यादा ब्याज देंगे, जितना ज्यादा रेस्ट ऑफ द बारोइंग करेंगे उतना इंटरेस्ट देंगे, उतना जो है डिविडेंड प्रोवाइड करेंगे। जितनी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की कंपनियां आपके वहां आई हैं, सब जो है वो प्रॉफिट को लेके जाएंगी। और ये सब जाके आपको मैं बता चुका हूं सर्विस अकाउंट, इनविजिबल अकाउंट के सर्विस अकाउंट और इनकम, जिसमें विदेशी कंपनियों का निवेश से रिटर्न है, उसको सब निगेटिव करता जाएगा। तो जितना तुम कैपिटल अकाउंट में सरप्लस रहोगे उतना ही तुम करेंट अकाउंट में, बेसिकली इनविजिबल अकाउंट में डेफिसिट होते चले जाओगे। और ये कहीं भी एक स्वस्थ हेल्दी कैरेक्टरिस्टिक्स है नहीं। अब देखिए टेक्निकली आप देखेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्बैलेंस हो सकता है, बट अकाउंटिंग प्रोसीजर में हमेशा बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस ही होता है। अब ये जो टोटल एग्रीगेट आ गया 1000 बिलियन डॉलर पर, ये दिखाता क्या है? देखिए ये दो चीजों को दिखाता है। लास्ट वाला जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट होता है उसको हम कहते हैं मॉनेटरी मूवमेंट। कई जगह आप इस किताबों को आप पढ़ेंगे इंटरनेशनल लिक्विडिटी अकाउंट, जैसे एचजी मनुल का पढ़िएगा तो इसके लिए वो शब्द यूज करेंगे इंटरनेशनल लिक्विडिटी अकाउंट। कई जगह इसको मॉनेटरी मूवमेंट, जैसे भारत के बैलेंस ऑफ पेमेंट का 6.2 आप टेबल देख लीजिए, टेबल 6.2, उसमें इसको कहा गया मॉनेटरी मूवमेंट। और कई जगह इसको दिखाएगा टोटल रिजर्व में चेंज या मूवमेंट के द्वारा। देखिए ये जो मॉनेटरी मूवमेंट है वो आईएमएफ के साथ एक ट्रांजैक्शंस दिखाता है, और दूसरा ये आपके बैलेंस टोटल जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में इंक्रीज या डिक्रीज दिखाता है। जैसे मान लीजिए मैं कहना क्या चाहता हूं यहां समझिए, जैसे मान लीजिए कि हमने करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों
के बैलेंसेज को जोड़ दिया और हमारा करेंट अकाउंट का जो बैलेंस था वो था -1500 बिलियन डॉलर और कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस था वो था प्लस जो है 2500 बिलियन डॉलर और दोनों के जोड़ने के बाद हमारा जो बैलेंस आ गया, यहां पे जरा एक बार देख लीजिए, ये था हमारा 1500 बिलियन डॉलर और ये था प्लस जो है 2500 बिलियन डॉलर और दोनों को जोड़ दिया तो पूरा जो हमारा बैलेंस हो गया वो 1000 बिलियन डॉलर हो गया। अब ये दिखाता क्या है 1000 बिलियन डॉलर, इसको बहुत अच्छे से समझिए तब आपको आगे समझ में आएगा। देखिए अगर आपके टोटल एग्रीगेट बैलेंस पॉजिटिव है, जैसा कि यहां पे पॉजिटिव है जैसे हम देख रहे हैं पहला सिचुएशन, अगर टोटल जो है हमारा जो दोनों का जोड़ है वो पॉजिटिव है, जैसे कि केस में है हमारा 1000 बिलियन डॉलर, तो ये क्या दिखाता है, क्या क्या दिखाता है? देखिए 3 चीजें दिखाता है। एक चीज दिखाता है आपका गोल्ड इंपोर्ट आर परचेज, मतलब अब हमारे पास जो ये 1000 बिलियन डॉलर है इससे हम गोल्ड को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इंपोर्ट करें या फिर गोल्ड खरीद लें, एक चीज ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है इंक्रीज इन फॉरेक्स, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार या तो 1000 से बढ़ जाए बिलियन डॉलर से, या फिर तीसरा चीज ये हो सकता है दोस्तों, तीसरा चीज इसमें एक हो सकता है और कि 60 रन फॉरेन लोन दे दें, क्योंकि हमारा पॉजिटिव है तो हम लोन दे सकते हैं। इसका मतलब जब कभी भी करंट और कैपिटल अकाउंट का जो जोड़ है वो पॉजिटिव होगा तो ये मॉनेटरी मूवमेंट 3 चीजों को दिखाएगा, या तो गोल्ड इंपोर्ट या परचेज दिखाएगा 1000 बिलियन डॉलर का, या फिर जो है इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व दिखाएगा 1000 बिलियन डॉलर का, या फिर शॉर्ट रन जो है ये फॉरेन लोन दिखाएगा, ये अल्पकालीन विदेशी जो हम लोन दे रहे हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, मंगोलिया को, भूटान को, नेपाल को, उसको दिखाएगा। ये 3 चीजों को दिखाता है। अगर यही समझिए, अगर ये चीज जो है दोनों का जोड़ माइनस होता, मान लीजिए कि ये माइनस होता, बहुत ध्यान से समझिएगा कि अगर हम करेंट अकाउंट देखते, मान लीजिए करेंट अकाउंट है जो है हमारा जो है ये प्लस 1500 होता और ये माइनस जो है ये रहता, मान लीजिए कि ये अमेरिका का लक्षण है या किसी डेवलप्ड कंट्रीज का है और यहां पे जो है टोटल बैलेंस -1000 बिलियन डॉलर हो गए, तो ये दिखाता अगर माइनस है आपका तो गोल्ड इंपोर्ट या परचेज नहीं दिखाता, अब दिखाता गोल्ड एक्सपोर्ट आर सेल, मतलब अब हम इतनी व्यवस्था गोल्ड को या तो एक्सपोर्ट करेंगे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में या फिर सेल करेंगे तो होगा, या फिर डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होगा, इंक्रीज की जगह पे आप डिक्रीज करिए, इतनी से आपकी विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो घट जाएगी, या फिर शॉर्ट फॉरेन लोन की जगह पे शॉर्ट फॉरेन हम बोरोइंग करें, लोन बारो कर लें, अब ये चीज दिखाता है। तो ये जो मॉनेटरी मूवमेंट क्या दिखाता है, जब ये माइनस होगा तो ये जो है गोल्ड एक्सपोर्ट या सेल दिखाएगा, डिक्रीज इन फॉरेक्स दिखाएगा, शॉर्ट फॉरेन लोन को बारोइंग दिखाएगा। कुल मिलाजुला का समझना ये है दोस्तों कि अगर करेंट अकाउंट और प्लस कैपिटल अकाउंट दोनों का जोड़ ये प्लस 1000 बिलियन डॉलर आएगा तो जो हमारा लास्ट वाला मॉनेटरी मूवमेंट है वो -1000 दिखाया जाएगा और इसीलिए पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका बैलेंस हो जाएगा। ये एक अकाउंटिंग प्रोसीजर है जिसमें जितना ये प्लस है, देखिए अगर हमारा दोनों जैसे इंडिया के रिस्पेक्ट में आपने देखा कि ये माइनस था और ये प्लस था और टोटल 1000 बिलियन डॉलर प्लस था, तो हमारा जो मॉनेटरी मूवमेंट दिखाया जाएगा, मॉनेटरी मूवमेंट वो -1000 दिखाया जाएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि हम गोल्ड का इंपोर्ट कर रहे हैं या फिर हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ रहे हैं या फिर हम शॉर्ट रन जो है लेंडिंग कर रहे हैं, और कुल मिलाजुला के जो टोटल मूवमेंट होगा वो 0 हो जाएगा। यहां पे जब आप मॉनेटरी मूवमेंट आप देखिएगा, जब हम अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट 6.2 टेबल, तो इस तरह आपको चीजें दिखाई देगी। जब इंटरनेशनल लिक्विडिटी अकाउंट जिसे मॉनेटरी मूवमेंट हम कर रहे हैं, इसके 2 पार्ट आपको दिखाई देंगे। एक दिखाएगा आईएमएफ ट्रांजैक्शन जिसमें परचेज, रिपर्चेज और नेट होगा, और इसका बी पार्ट दिखाएगा इंक्रीज और यहां पे साइन होगा माइनस का, और डिक्रीज साइन होगा प्लस का इन रिजर्व, और ये ए और बी मिला के दिखाएगा टोटल रिजर्व मूवमेंट। बहुत आसान सी बात है कि जब हम करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट जोड़ते हैं और ये टोटल पॉजिटिव हो जाता है तो ये दिखाता है कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इनहांस हो गया है, उतने से इनहांस हो गया है जितना कि हमारा सम है। और अगर ये माइनस दिखाता है तो ये दिखाता है कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, सॉरी, इतना हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है डिक्रीज हो गया है। देखिए एक तो चीज ये हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारा जो है टोटल जो है बैलेंस जो है वो माइनस आ गया 1000 बिलियन डॉलर।
अब हमको 1000 बिलियन डॉलर चाहिए। तो 1000 बिलियन डॉलर के लिए हम क्या करते हैं, पहला आईएमएफ से ट्रांजैक्शन करते हैं। क्योंकि आईएमएफ के जो मेंबर होते हैं वो अपना कोटा आईएमएफ में फिक्स करते हैं, इसके ऊपर मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा। और वो अपने विदेशी अपने जो है करेंसी को, साथ ही विदेशी मुद्रा भंडार को या गोल्ड को जो है आईएमएफ में सब्सक्रिप्शन के फॉर्म में जमा करते हैं। तो जो उनका कोटा है कि आईएमएफ में आपने कितना करेंसी रखा हुआ है विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में या अपनी करेंसी के रूप में, वो क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। परचेज का मतलब ये होता है कि हम अपनी करेंसी से विदेशी मुद्रा भंडार खरीद लेते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब हम आईएमएफ ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं तो परचेज का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि 1000 बिलियन डॉलर मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 1000 बिलियन डॉलर की जगह पे 75,000 बिलियन रुपए जमा कर दूंगा आईएमएफ में, और हम जो है 1000 बिलियन डॉलर ले लेंगे, इसको हम कहेंगे परचेज। इसी तरह अगर ये पॉजिटिव हुआ तो हम क्या करेंगे, उसको रीपरचेज कर लेंगे। मतलब जो हमारा करेंसी था, जो मैं जमा किया हूं और विदेशी मुद्रा भंडार रखा हूं, उस विदेशी मुद्रा भंडार को चूंकि ये पॉजिटिव है तो वहां पे जमा कर दूंगा फिर से, और फिर से उतनी अपनी घरेलू मुद्रा ले लूंगा। इससे जो आईएमएफ का टोटल रिजर्व है वो अनचेंज होगा, उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। परचेज, रीपरचेज और नेट, कुल मिलाजुला के ये जो है दिखाता है मेंबर कंट्री का, आईएमएफ के मेंबर कंट्री से आईएमएफ का किस तरीके से फंड, क्योंकि आईएमएफ का उद्देश्य यही है कि मेंबर कंट्री के बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम बेटर कर सकें। तो परचेज का मतलब होता है कि हम अपनी करेंसी को रखें और विदेशी मुद्रा भंडार को ले लें, मतलब भारत रुपया को रख सकता है और डॉलर ले सकता है। रीपरचेज का मतलब होता है डॉलर को जमा करके अपना रुपया वापस कर सकता है, और ये नेट, ये दिखाता है आईएमएफ के साथ ट्रांजैक्शन। आजकल आप ये देख रहे हैं कि ये चीजें भारत के बैलेंस ऑफ पेमेंट में बहुत कम आपको दिखाई दे रही है। फिर एक चीज दिखाएगा, इंक्रीज माइनस डिक्रीज प्लस इन रिजर्व। जब हमारा विदेशी मुद्रा भंडार यहां पे दोनों का जोड़ करेंट और कैपिटल का प्लस है, तो प्लस का मतलब विदेशी मुद्रा भंडार 1000 बिलियन डॉलर से बढ़ गया है, तो जब इंक्रीज होगा तो यहां पे माइनस साइन हम लगाएंगे। इसलिए माइनस साइन लगाएंगे दोस्तों, क्योंकि यहां का पॉजिटिव और यहां का निगेटिव बन के ही हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है बैलेंस होगा, नहीं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस होगा ही नहीं। आप यहां प्लस करिए, यहां प्लस करिए तो जुड़ के ज्यादा हो जाएगा। तो जितना यहां पॉजिटिव होगा एग्रीगेट, मतलब करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का एग्रीगेट जितना पॉजिटिव होगा, उतना ही एग्जैक्ट निगेटिव यहां पे आप इंक्रीज दिखाएंगे, लेकिन माइनस का साइन लगाएंगे, ताकि अकाउंटिंग प्रोसीजर में बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस हो सके। दिस इज ओनली अकाउंटिंग प्रोसीजर। सही में टेक्निकली आप देखेंगे तो ये सिर्फ अकाउंटिंग प्रोसीजर, इसमें बिहेवियरल कुछ नहीं है। इसी तरह अगर यहां साइन माइनस का होगा दोस्तों, तो ये हम डिक्रीज तो दिखाएंगे लेकिन पॉजिटिव साइन लगाएंगे कि ये हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में जो है डिक्रीज कर रहा है, लेकिन साइन पॉजिटिव होगा, जिससे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है बैलेंस हो जाएगा। तो कुल मिलाजुला के अकाउंटिंग प्रोसीजर में बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस होता है। फिर एक चीज मैं आपको बहुत क्लियर कट बता दूं कि किसी भी इकोनॉमी के बैलेंस ऑफ पेमेंट को देख के आप उस इकोनॉमी के स्थिति के बारे में नहीं बता सकते हो, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर का होता है। दूसरा चीज मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर आप बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन को देखो किसी इकोनॉमी के, तो उसमें आप करेंट अकाउंट पे ज्यादा फोकस करिए। करेंट अकाउंट डेफिसिट है या सरप्लस है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर करेंट अकाउंट डेफिसिट है, इसका मतलब है उसकी इनकम जनरेशन पावर कम है, वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को एक्सपोर्ट नहीं कर पाता है, इंपोर्ट ज्यादा करता है, इसकी कंपनियां रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में नहीं है, बल्कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की कंपनियां इसके वहां है। तो ये जो चीज है, ये जो करेंट अकाउंट डेफिसिट, ये वर्स है, ये दिखाता है कि आप जो है विदेशी मुद्रा भंडार ज्यादा कमा नहीं पा रहे हो। लेकिन जब कैपिटल अकाउंट तुम्हारा पॉजिटिव है तो ये कोई बहुत अच्छी साइन नहीं है। तो टोटल बैलेंस ऑफ पेमेंट न देख के अगर किसी इकोनॉमी की एफिशिएंसी को देखना है तो आप करेंट अकाउंट से देखिए। करेंट अकाउंट डेफिसिट दैट इज वर्स, कैपिटल करेंट अकाउंट अगर जो है सरप्लस है दैट इज द बेस्ट। और दोनों ही सिचुएशन को अगर आप मिला देंगे तो ये जो है आप इसके आधार पे कुछ नहीं बता सकते हैं कि इकोनॉमी की बैलेंस ऑफ पेमेंट टोटल देख के नहीं बता सकते हो क्या है। हमको उसके संरचना को देखना पड़ेगा, एक एक उसके सब अकाउंट्स को देखना पड़ेगा, तब हम बता सकते हैं कि क्या है। तो ये रहा दोस्तों हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर पूरा का पूरा 5 लेक्चर। तो 5 लेक्चर अगर आप बैलेंस ऑफ पेमेंट का हमारा देख लीजिएगा तो ABCDE सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कुछ चीज बचेगा नहीं। बस मैं आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यही वो बेहतर समय है जिसमें आप अपनी क्षमताओं से अच्छा करिए, कुछ अपने आप से नाराज रहिए, अपने आप को अच्छा करने के लिए विवश कर दीजिए। हमारा जो ध्यान है ना, अब मैं देखता क्या हूं, जरा सोचिए कि हम पढ़ाई कर रहे हैं और आज सोचे हैं कि पूरा जो है हम 6 घंटे की पढ़ाई करेंगे, और एक नोटिफिकेशन आता है व्हाट्सएप पे और आपके पूरे 3 दिन बेकार हो जाते हैं। अरे क्या है, क्या है, ऊर्जा किस दिशा में जा रहा है? आप ये क्यों मोबाइल के एकदम शौकीन हो चुके हैं? आप उसके
फांस में है, वो आपके हाथ में नहीं है, आप उसके हाथ में। मेरा ये बात मानिए कि अपने जो है नोटिफिकेशन को 2 घंटे बाद देखिए। ये एक नियम बनाइए कि कभी भी मैं अपने मोबाइल के नोटिफिकेशन को 2 घंटे के पहले नहीं देखूंगा। साथ में ये भी नियम बनाइए कि रात में जो है 11 बजे के बाद मैं कभी भी सोशल मीडिया यूज नहीं करूंगा। और मेरा कहा मानिए तो अगर आप IAS की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि कुछ बड़ा कर जाए, तो ये सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर हो जाइए। आप टेलीग्राम के बिना, व्हाट्सएप के बिना आपका काम नहीं चल पाएगा, बिना यूट्यूब के और बिना जो है गूगल के आप नहीं कर पाओगे, ये मैं मानता हूं। बट सोशल मीडिया से दूरी बनाइए और थोड़ा सा नोटिफिकेशन के प्रति उतना अवेयर मत रहिए। 2-3 घंटे बाद उसको देखिए कि क्या आया। अगर आप नहीं देखेंगे हर 5 मिनट तो कोई बहुत बड़ा बम आपके ऊपर नहीं गिर जाएगा, देश तबाह नहीं हो जाएगा। तो बस इतना ही है कि थोड़ा सा उससे डिस्टेंस बना के रखिए। जब मैं पढ़ रहा था विवेकानंद को, तो उसमें कई चीजें बड़ी अच्छी अच्छी कही गई हैं। उसमें कहा गया है कि किस तरह से आपको मेडिटेशन करना चाहिए, किस तरह से आपको ध्यान करना चाहिए। और जब आप अष्टांगिक मार्ग को पढ़ते हैं तो उसमें भी बताया जाता है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। यम, नियम, आसन, प्राणायाम कौन करता है आजकल? कोई नहीं करता। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहता हूं कि अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो इतनी बड़ी बड़ी बातें तो हम लोग आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन बस आप अच्छा सोचिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, हमेशा पॉजिटिव लोगों से मिलिए, निगेटिव चीजों को अपनी मेंटेलिटी से बाहर ही निकाल दीजिए, समय का सदुपयोग करिए, मां बाप का आशीर्वाद लीजिए, देश से प्रेम करिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।